मेरे तमाम सुनने वालों को मेरे चैनल में मैं दिल से खुशामदीद कहती हूँ और अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। इसके अलावा जो भी मेरे चैनल पर मेरी स्टोरीज लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देते हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। आज की एक और खौफनाक कहानी की जानिब बढ़ते हुए रमेश और रितिशा की स्टोरी। खौफनाक खंडर। रमेश अपनी साइकिल को बहुत तेज तेज दौड़ाए ले जा रहा था। मौसम अबरालूद था। अचानक आसमान पर बिजली चमकी और एकदम बारिश होने लगी। रास्ता काफी तंग और दुश्वार था। रमेश जो बहुत ध्यान से साइकिल अब चलाने लगा था क्योंकि कीचड़ से बहुत तेजी से कच्चे सड़क भरना शुरू हो गए थे और कीचड़ बनने लगी थी। साइकिल चलाते चलाते अचानक रमेश एक गड्ढे में जा गिरा। उसे अंधेरे के बाइस रास्ता सही दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ था कि इस रास्ते पर गुजरते हुए बारिश हो गई हो। रात होने वाली थी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमेश साइकिल से उतरा और बुड़बुड़ाते हुए बोला, धत तेरी, आज की तो किस्मत ही खराब है। घर से निकला तो गीता की बकबक और टेंटे ने मेरा दिमाग पका दिया और काम पर अपने मालिक से सौदा ना बना। न जाने घर अब कैसे चलेगा। गुर्बत ने तो कमर ही तोड़ दी है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मेरा काम तो सही अब चलता ही नहीं। दिन भर कार चौकी पर बैठा रहता हूँ और जब कपड़े लेकर मालिक के पास पहुँचो तो ये नुक्स और वो नुक्स पैसे काट लेता है। आज मैंने भी मालिक के मुंह पर कपड़े दे मारे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और तुम नुक्स निकाले बगैर नहीं रहते। मेरी मेहनत कभी तुम्हें नज़र ही ना आई। चलो आज मैं तुमसे रुपए नहीं लेकर जाऊँगा। तुम्हें एहसास नादामत हो जाए तो मुझे मेरे रुपए बाइज्जत लौटा देना और आज के बाद मैं तुम्हारा काम भी नहीं बनाऊँगा। मालिक रमेश की शक्ल देखता रह गया था। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम जैसे निरे फिरते हैं। तुम नहीं तो और आ जाएंगे और नहीं तो और आ जाएंगे। मेरा तो सालों से यही कारोबार रहा है। तुम जैसे कितने लोग आए और गए। चलो निकलो, कोई रुपए पैसे नहीं मिलेंगे। बेचारा रमेश अपनी साइकिल पर बैठे एहसास कमतरी का शिकार हो बने अपने घर की जानिब जा रहा था। उसे तो अपनी बीवी गीता की फिक्र थी जो नहायत बदतमीज़ औरत थी। वो जानता था कि अगर आज रुपए लेकर घर नहीं गया तो वो घर में कोहराम खड़ा कर देगी क्योंकि उसे रकम का आधा हिस्सा बीसी में भरना होता है और आधे हिस्से से घर चलाना होता है, जो कि कमो बेश फाकू से ही हमारी नौबत बन पड़ती है और फिर हम पूरा महीना कैसे गुजारते हैं ये हम जानते हैं। मैं दिल ही दिल में सोचता हुआ उस घड़े से साइकिल निकाल कर अजीबो गरीब ख्यालों में गुम एक खंडर नुमा घर के पास जा पहुंचा। ये खंडर नुमा घर कम और एक टूटा फूटा अजीबो गरीब मकान था जो कम से कम 500 गज पर तो फैला होगा, ज़्यादा बड़ा न था। इसके चारों तरफ दीवारी थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कुछ वक्त यहाँ ठहर जाता हूँ, भीगने से बचूँगा। मौसम ठंडा है, ऐसा ना हो मुझे बुखार हो जाए। मैं जब भी यहाँ से गुज़रता इस खंडर नुमा मकान को देखता। आज कुदरत ने मुझे इसके अंदर जाने का मौका दिया। दूर से आती भेड़िए की आवाज़ ने मेरे अंदर एक झुरझुरी सी पैदा कर दी थी, लेकिन जाना तो था। बारिश के रुकने का भी इंतज़ार करना था, लिहाजा बिना वक्त ज़ाया किए साइकिल का रुख
उस खंडरनुमा घर की जानिब कर दिया और अंदर एक जगह सूखा देखकर साइकिल खड़ी कर दी और मैं भी वहीं करीब बैठ गया। मैं अभी बैठा ही था कि अचानक मुझे सुस्ती चढ़ने लगी, क्योंकि वहाँ नरम नरम घास कटी पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने ख़ास मेरे लिए ही बिछाई हो। मुझे वहाँ ऊँघ आने लगी। ठंडी हवा ने मुझे सोने पर मजबूर कर दिया था। मैं भीगा हुआ था। मौसम काफ़ी ठंडा था। बारिश ने चारों तरफ मेरे जिस्म में आग लगा रखी थी। मुझे गुस्सा आ रहा था अपने मालिक पर और गीता की फ़िक्र खाए जा रही थी। मैं बहुत गहरी सोचों में सर झुकाए बैठा था और दुआ कर रहा था बारिश रुके और मैं जाने लगूं। अंधेरा काफ़ी गहरा हो गया था। उल्लुओं की आवाज़ें भी आने लगी थी। लगता है इस खंडर में उल्लू भी हैं। और झींगर तो मुसलसल बोले ही जा रहे थे कि अचानक मुझे अपने पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जिससे मैं चौंक गया और मेरे जिस्म ने एक हरकत ली। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे की जानिब देखा तो मुझे पीछे सीढ़ियाँ ऊपर जाती हुई दिखाई दी। मैं एकदम खड़ा हो गया और दिल में ये सोचने लगा, इस खंडर में मेरे अलावा कोई और भी आया है। लेकिन मैं अजीबोगरीब वसवसों में घिर चुका था, क्योंकि जब भी मैं अपने मालिक को वो कपड़े पहुंचाने जाता तो ये खंडर तो आम सा मेरे रास्ते में आया करता था। लेकिन कभी इत्तेफाक ना हुआ कि इसका मुआयना किया जाए कि इसके बारे में होनी अनहोनी बहुत मशहूर थी और गांव के लोग वैसे भी कतराते हैं रात का सफ़र करने से। कभी अंदाज़ा ना हुआ। ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मैं सीधा उठ खड़ा हुआ। अब धीरे धीरे सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। बच्चे की आवाज़ दोबारा मेरे समातों से टकराई। मैं पूरी राहदारी पार करके अब एक हॉल नुमा टूटे खंडर कमरे में पहुंच गया था, जहां जगह जगह मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। इतने गहरे अंधेरे में मेरा चेहरा एक जाले से उलझ गया था। जब मैंने अपना हाथ उस जाले से छुड़ाने के लिए उठाया तो दूसरे जाले में मेरा हाथ लिपट गया। ये जाले बहुत सख्त थे। मुझे एकदम घबराहट महसूस होने लगी और मैंने सोचा क्यों ना वज़न से बैठ जाया जाए। अगर मैं आगे पीछे हुआ तो मज़ीद जालों में उलझ जाऊंगा। मगर मजाल है कि मुझे दोबारा उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दी हो। अरे, कोई यहाँ पर है? अगर है तो मुझे बताओ। अगर कोई है, किसी को मदद चाहिए, मेरी तरह कोई यहाँ बारिश में आ फंसा है, कोई औरत या मर्द, ये बच्चा किसका है? अरे कोई तो बोलो। पर मजाल है किसी की आवाज़ आई हो। मैं अपने हाथ और चेहरे को जालों की गंदगी से आज़ाद कर चुका था। आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में मुसलसल देखे जा रहा था। मुझे यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा शायद कहीं और बच्चा रो रहा होगा। मैं पलट गया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। इतने में मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। रमेश, रमेश। अब तो मैं मारे खौफ के कांपने लगा और मैंने एक दफ़ा फिर गर्दन घुमा ली। अरे, मेरे साथ कौन मजाक कर रहा है? जो कोई भी है मेरा नाम जानता है तो यकीनन मुझे पहचानता है। अब इज्जत से मेरे सामने आ जाओ और नहीं आना चाहते तो मुझे आवाज़ ना दो। मैं नीचे जा रहा हूँ और यहाँ किसी मकसद से नहीं आया हूँ। बारिश रुकेगी, मैं चला जाऊँगा, मेरा क्या काम। और अगर तुमको मेरे साथ मेरी साइकिल पर बैठकर गांव तक जाना है तो आ जाओ। अब मुझे आवाज़ ना देना, जो कोई भी हो। और ये बच्चा कहाँ है? कहाँ से बोल रहा है? क्या तुम अपने साथ बच्चा भी लेकर आए हो? मैं बातें किए ही जा रहा था, लेकिन मुझे
ایک ملی گہری خاموشی۔ میں کندھے اچکا کر اب واپس نیچے اترنے لگا تھا۔ خوف تو میرے اندر ابھی تھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا کہ اس کھنڈر میں کیا ہونے والا ہے۔ میں سیڑھیاں اتر گیا اور اندر ایک راہداری جو مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا چلو آج اس کھنڈر کا معائنہ ہی کر لیا جائے۔ میں جیسے ہی اندر اس راہداری سے گزرتے ہوئے دائیں جانب بڑے سے کمرے میں داخل ہوا تو جیسے ہی میں اندر قدم رکھنے لگا میرا چہرہ پھر جالے سے جا ٹکرایا۔ دھت تیری، پورے کھنڈر میں جالے ہی بھرے پڑے ہیں، اب میں نہیں جاتا کہیں۔ یہ کہہ کر میں پھر واپس پلٹ گیا کہ مجھے بچے کے پھر رونے کی آواز آنے لگی۔ اب تو میں واقعی میں ہوشیار ہو گیا تھا، جیسے میرے کانوں میں اینٹینا لگ گئے ہوں اور میں الرٹ ہو گیا ہوں۔ اندر سے مجھے یہ وائبس آ رہے تھے، ہوں نہ ہوں ادھر گہری پر اسراریت ہے، یہاں کوئی نہ کوئی ہے جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک سے مجھے بچے کی رونے کی آواز آنا بند ہو گئی اور ایک نسوانی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی۔ آؤ رمیش، اندر کیوں نہیں آتے؟ آ جاؤ، ان جالوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ان کو ہٹا دو۔ ویسے بھی برسوں ہوئے ہم نے کسی منوش کو نہیں دیکھا، کیونکہ کبھی کوئی رات ایسی آئی ہی نہیں جو اتنی طوفانی ہو اور کوئی منوش یہاں پناہ لینے آیا ہو۔ دیکھو، یہاں 12 بجے سے پہلے نکل جاؤ، آدھی رات کو ہم تمام روحیں آزاد ہو جاتی ہیں اور پھر ہماری آزادی کا مقصد تمہاری موت ہوگا۔ اگر زندہ سلامت لوٹنا چاہتے ہو تو ہماری اس جگہ کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا تمہاری آنے والی نسلیں بھی تمہیں یہاں ڈھونڈ نہ سکیں گی۔ یہ سننا تھا کہ میرے اوپر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ کون ہے یہاں؟ اور میں تو صرف یہاں، جو بھی ہے یہاں سے پہلی فرصت میں نکل جاؤ، ورنہ یہ جو بچہ جس کے تم رونے کی آواز سن رہے ہو یہ بچہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تمہیں آدھی رات کو یہاں رکنے کے بعد پتہ چل ہی جائے گا، لیکن میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے تم ایک نیک منشیہ لگتے ہو۔ بھلائی اسی میں ہے کہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ، اسی لیے میں نے تمہیں آواز لگائی ہے، جاؤ، زیادہ دیر نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ بھیانک ہنسی ہنسنے لگی، اتنی بھیانک ہنسی کہ میں ڈر گیا اور تیزی سے اپنی سائیکل کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے سائیکل بہت تیزی سے اب باہر نکال لی تھی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا کہ آئندہ کبھی میں یہاں نہیں آؤں گا۔ اتنا خوفناک کھنڈر۔ اندر سے اس بچے کی رونے کی آواز اچانک ہنسی میں بدل گئی تھی۔ کیسا لگا ہمارا مذاق؟ آئندہ یہاں کبھی بھولے سے بھی نہ بھٹک جانا، ورنہ تمہارا وہ حشر کریں گے، یاد رکھو گے۔